हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं शेखी भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं नए लेक्चर में, जो कि अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं। उसका एक पार्ट है बेसिक नंबर थ्योरी। ठीक है, एक नंबर थ्योरी आपने डे 1 पर देखी होगी और एक नंबर थ्योरी आज आप देखोगे। ये है बेसिक नंबर थ्योरी। जैसा कि नाम में पता चल रहा है, बेसिक पढ़ेंगे नंबर्स का और थ्योरी के साथ में। बेसिक नंबर थ्योरी बड़ा मजा आएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और जो आपके सिलेबस में है एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे। एग्जैक्टली सिलेबस को एग्जैक्टली बढ़िया शानदार लाजवाब जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। करें स्टार्ट फिर? चलिए देखिए। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक नंबर थ्योरी वैसे बता दूं, कल खत्म कर देंगे आपके अलजेब्रा का पार्ट। ठीक है, कल आपका अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। परसों से फिर कोई नया टॉपिक खींचेंगे सिलेबस को, और टाइम से पहले प्रैक्टिस भी करनी है और एग्जाम से पहले सिलेक्शन भी लेना है। तो फॉलो करते रहिए और कमेंट और लाइक फटाफट कर दिया करो। आपको पता है कि वीडियो शानदार मिलेगी, जबरदस्त मिलेगी, तो लाइक पहले होनी चाहिए और कमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, दिस इज द फर्स्ट सब टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है बेसिक नंबर थ्योरी के अंदर। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है? बिल्कुल बेसिक सी बात, आप बचपन से पढ़ते आए हो, वही बात यहाँ पे बताई गई है। क्या बात बताई गई है? उससे पहले मैं आपको कुछ बातें पूछना चाहता हूँ आपसे। तो बताइए एक बार फटाफट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जैसे मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 अप टू पता नहीं कहाँ था। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट बताइए, तो आपने फटाफट बोल दिया इस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है सर 1। कितना है? 1 बोलना पड़ेगा, साथ साथ बोलते जाओगे। देखिए नोट्स मैंने हैंड रिटन दे ही दिए हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, प्रिंट आउट निकाल लोगे, मर्जी होगी, साथ साथ बोलते रहो। क्लास में ही ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो साथ साथ बोलना। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल, इस नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन निकला भाई? सेट में से 1 निकला। ठीक है, फिर एक सेट ऐसा ले लिया मैंने, ये भी नेचुरल नंबर में से मैंने का सबसेट मान लो। नेचुरल नंबर उठाए 3 के मल्टीपल 3 6 9 12। तो आपसे पूछा कि बताओ इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, तो आपने कहा सर 3 है, दिख रहा है। तो क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? बेसिक है ना, तो करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर मैंने देखा रैशनल नंबर्स का। ठीक है, रैशनल नंबर्स का सेट लिया। अब रैशनल नंबर का ऐसे घटता हुआ जा रहा है, 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसे घटता जा रहा है। तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा? क्या 1/3 सबसे स्मॉलेस्ट है? आप कहोगे नहीं सर, 1/3 क्या है? 0.33। 1/4 क्या है? 0.25, उससे छोटा। 1/5 क्या है? 0.20, उससे भी छोटा। तो मतलब आगे छोटा होता जा रहा है। पता नहीं सबसे लास्ट कौन सा एलिमेंट है, हमें नहीं पता इसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो हम क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट एलिमेंट का हमें नहीं पता। ओके, इंटीजर देख लेते हैं। इंटीजर का सेट है 0 1 2 3, इस तरफ तो बड़े एलिमेंट जाएंगे, छोटे एलिमेंट इस तरफ जाएंगे। तो हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता करना है। तो आप क्या बता पाओगे इंटीजर का स्मॉलेस्ट एलिमेंट? तो आप कहोगे सर नहीं पता चल रहा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, नहीं पता चलेगा। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट। किस सेट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर का कोई नॉन एम्प्टी सेट है, चाहे पूरा नेचुरल नंबर है या उसका कोई सबसेट है, कोई भी सेट ले लिया नेचुरल नंबर का, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो उसमें आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल पाओगे। ठीक है, रैशनल में भी नहीं निकाल पाए, इंटीजर में भी नहीं निकाल पाए, बट नेचुरल नंबर में आप निकाल पाओगे। तो ये स्टेटमेंट थी किसकी? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डिवीजन एल्गोरिथम। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम हम बचपन से सीखते आए हैं, पर कहानी मैं सुना देता हूं कि बचपन की कहानी कैसे भाग करना हमारे पूर्वजों ने सीखा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पूर्वजों का पता नहीं कैसे सीखा होगा, बट मुझे क्या लगता है, जैसे अगर मेरे पास ये होता कि सिखाओ इनको डिवीजन क्या होता है, भाग करना क्या होता है, तो कैसे वो डिवीजन आया होता। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास 30 रसगुल्ले हैं। कितने रसगुल्ले हैं? 30 रसगुल्ले। ठीक है, क्या है? चिल्ड रसगुल्ले हैं और मीडियम साइज के हैं, जो एक बार में पूरे मुंह में चले जाएंगे। ठीक है, तो 30 रसगुल्ले ले लिए और 5 स्टूडेंट आप मेरे पास आए कि सर हमारे सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो मैंने सोचा एक एक डिब्बा आप लेके आए थे, पर मैंने सोचा पहले मेरे पास जो 30 रसगुल्ले हैं मैं आप सभी को 5 स्टूडेंट्स में बांट देता हूँ। तो मैंने 5 को ऐसे बैठा लिया, 1 2 3 4 5, छोटू चिंटू मिंटू जो भी ठीक है,
तो 5 स्टूडेंट्स को बैठाया और एक एक देना मैंने स्टार्ट किया। पहले एक इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया। मुझे भाग करना नहीं आता था, तो सबको बराबर बांटना था मुझे। तो बराबर बांटने के लिए मैंने यही किया, भाई 30 है तो पहले एक एक करके बांटूंगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके बांटता गया, तो सब में कितने कितने बट गए टोटल, 6 6 6 6 6 पंजे 30। आपने टोटल हमने 30 रसगुल्ले 6 के हिस्से में सबको बराबर ही हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। क्योंकि मैं पहले खा चुका था तो मैंने अपने सिर्फ स्टूडेंट्स में, दोस्तों में खिला दिए। ओके, अब बारी आई कि भाई अब जब फिर से अगला दिन आया, अगले दिन फिर से अब की बार मेरे पास 33 रसगुल्ले थे, ठीक है। रसगुल्ले सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मौसम ठंडा है, बारिश हो रखी है। देखिए 33 रसगुल्ले थे, तो भाई वही फिर से 5 दोस्त आए और उन्होंने वही चीजें फिर से रसगुल्ले बांटना हमने स्टार्ट किया। तो एक एक करके रसगुल्ले बांटे, तो कितने बट गए, 6 मतलब 30 रसगुल्ले बट गए, ठीक है। पूरे सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट गए 30 रसगुल्ले, 3 रसगुल्ले हमारे पास बच गए, ठीक है। तो यहाँ से उत्पत्ति हुई भाग की, ठीक है। तो कैसे हुई, जो ये 33 रसगुल्ले जिसको मैं बांटना चाहता था, इसको हमने क्या कहा, डिविडेंड, ठीक है। जितने बंदे थे हमारे पास, जितने बंदों में हमने रसगुल्लों को बांटना था, उसको कहा गया डिवाइजर, ठीक है। जितने जितने हर एक के हिस्से में आए वो क्या कहलाया, कोशेंट। और जितने रसगुल्ले बच गए वो क्या कहलाए, रिमाइंडर। अब बच गए हैं तो दोबारा नंबर अपना आएगा, ठीक है। तो ये है रिमाइंडर, ये है कोशेंट, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर। ये बेसिक सी बात होगी, बिल्कुल बेसिक बात पर आनी जरूरी है, ठीक है। पता होना जरूरी है कि क्या था, कैसे था, क्योंकि देखो बिल्कुल जीरो से कराएंगे, बेसिक से कराएंगे तभी मजा आएगा, है ना, ठीक है। तभी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो 33 थे, हम आज के टाइम पे क्या करते हैं, 33 5 बंदों में बांटना है, तो 5 6 33 और 3। तो हम क्या करते हैं कि 33 को कैसे लिखते हैं, हम 5 गुना 6 ऐसे ही लिखते हैं, 5 गुना 6 जमा 3। तो हमने इस तरह से लिखा है, ए इजिकल टू बी क्यूब प्लस आर। ए हमारा डिविडेंड था 5, बी हमारा डिवाइजर था, क्यू ये हमारा क्वोशिएंट था 6, और 3 हमारा रिमाइंडर था। तो ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ मेरे दोस्त, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, जो हम रिमाइंडर लेते हैं ऑलवेज लेस देन डिवाइजर बी, मतलब इस बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। देखो भाई ये जो 3 है इस 5 से छोटा है ना, बड़ा या बराबर हमारा नहीं आ सकता, ठीक है। बराबर भी नहीं आ सकता क्योंकि फिर 5 से कम 5 से पूरा चला जाता, फिर रिमाइंडर 0 आ जाता। तो ना बराबर हो सकता बी के और ना बी से बड़ा हो सकता। अगर बड़ा होगा तो 5 से फिर से भाग दे दूंगा, 5 से कम 5, ठीक है। ना बड़ा हो सकता ना बराबर हो सकता, हमेशा जो रिमाइंडर है इस बी डिवाइजर से छोटा होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात आपकी ये रही। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या रिमाइंडर 0 हो सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 0 हो सकता है। अगर यहाँ 30 होता तो 5 से 30 रिमाइंडर 0 आ जाता, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है। क्या रिमाइंडर नेगेटिव हो सकता है, तो आपका आंसर आएगा नहीं, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो भाई रिमाइंडर हमारा क्या बचा, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है हमारा, ठीक है। तो 0 के बराबर भी हो सकता है जब पूरा भाग चला जाएगा, 0 से बड़ा होगा, और बी से मतलब जो डिवाइजर है हमारा उस डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो और क्यों क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। क्यों क्या है, कोशेंट। क्यों क्या है, एक कोशेंट है, और ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये बेसिक मैंने हम जैसे भाग पढ़ते थे उस भाग की बात चल रही है फिलहाल, ठीक है। फिर कोशेंट डिवीजन भी देखेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे, यूक्लिडियन डिवीजन भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं, तो ठीक है। तो भाई एक थ्योरम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, थ्योरम की स्टेटमेंट आपको आप बचपन से पढ़ते हुए आए हो। और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि गिवन नेचुरल नंबर्स, जो ए और बी 2 नेचुरल नंबर दे रखे हो, तो देयर आर यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो वहां पर यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे क्यू और आर विद दिस, के आर होगा 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, 0 और बी के बीच में, हमेशा डिवाइजर के बीच में। तो वहां से हमने जो ऊपर भाग किया वहां से ये चीज निकली थी, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ए और बी क्या है, यहाँ पर नेचुरल नंबर है। ए और बी क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब
ये जीरो से बड़े हैं दोनों, मतलब ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। पहली बात आ गई। क्योंकि देखो जो कंडीशंस होती है ना, आपके एग्जाम में कंडीशंस भी पूछी जा सकती है, तो कंडीशंस को बहुत ध्यान से, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस जरूरी है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए इसे नॉर्मल हमारे डिवीजन के अंदर ए और बी की वैल्यू हमारी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या लिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, नेचुरल नंबर लिए हैं। और यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे क्यू एंड आर, मतलब क्यू जो कोशेंट है ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। ठीक है, अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जीरो, क्या कोशेंट जीरो हो सकता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है, कोशेंट जीरो होने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जीरो सभी एलिमेंट्स को सभी एलिमेंट्स जीरो को भाग करते हैं उस केस में। ठीक है, और क्या रिमाइंडर नॉन नेगेटिव का इंटीजर्स का मतलब, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब मेरे दोस्त ये है 0 1 2 3 होल नंबर्स, है ना, ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब जीरो भी हो सकता है क्यों, और आर भी जीरो हो सकता है, और 1 2 3 कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और जो रिमाइंडर होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और बी डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये वाली, तो इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है मेरे दोस्त, यूनिक। ठीक है, ये जो हमारी थ्योरम है जिसको हम बचपन से अप्लाई करते आए हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में जो होता है आपको पता है, भाजक भागफल और शेषफल। ठीक है, तो हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, पर कभी ना कभी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग करूंगा, और हिंदी वाले मेरे यार दोस्तों को भी फायदा पहुंचे इन चीजों का, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब ऊपर मैंने लिख रखा था यूनिकनेस। ठीक है, उस डेफिनेशन में क्या लिखा था, यूनिक, क्योंकि वो क्यू एंड आर यूनिक बोला था उसने, क्यू एंड आर क्या बोला था, यूनिक बोला था। आप ऐसे देखो, अब क्यू एंड आर यूनिक बोला था, ए और बी तो यूनिक नहीं बोला था, क्यू एंड आर मैंने मान ली कि वो यूनिक नहीं है। ठीक है, तो प्रूव करके देखते हैं क्या कोई ऐसा एग्जांपल मिलता है, ए जिसमें ए जिसको आप भाग कर रहे हो, ठीक है, बी जो भाग करने वाला है, कि इसको ये दोनों नंबर फिक्स कर दिए हों और क्यू और आर की वैल्यू अलग अलग आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलो करके देख लेते हैं एक बार। मान लो कि आपको भाग करना है 13 5 से, ठीक है, 13 को 5 से डिवाइड करना है दोनों केसों में। ठीक है, तो अब 5 दूनी 10, बच गया रिमाइंडर 3। ठीक है, क्या कोई और ऐसा तरीका है? ठीक है, जो आप 13 को 5 से डिवाइड करो तो यहाँ 2 की जगह कुछ और आ जाए और यहाँ 3 की जगह कुछ और आ जाए, करके देखो। 3 पे ले जाके देखोगे या 1 पे ले जाके देखोगे, ठीक है, तो नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि क्यू एंड आर भी क्या होते हैं, यूनिक होते हैं ए और बी के कोरोस्पोंडिंग रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये यूनिक होंगे, आप अलग अलग क्यू और आर की वैल्यू एक डिविडेंड और डिवाइजर के लिए नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यूनिक वर्ड क्लियर हो गया। तो डेफिनेशन हमेशा, थ्योरम हमेशा क्लियर होनी चाहिए, तभी बात बनेगी, क्योंकि थ्योरम्स में से ही आपके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। ए और बी जब दो नेचुरल नंबर हो तो यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे क्यू एंड आर, और आर होगा 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा जा सकता है। ये थ्योरम हो गई भाई, समझ में आ गई? बोलो समझ में आई या नहीं आई? आप वहां पे बैठे बैठे भी बोल लोगे ना तो भी दिल में तसल्ली हो जाएगी, हाँ भाई बंदे बोले। ठीक है, बंदे भी बोले, बंदी भी बोली। जरा मजाक कर रहा था, कोई सीरियस ना ले, पढ़ाई को सीरियस ले। मोटी मोटी आंखें, छोटी छोटी आंखें, चश्मे वाली आंखें, बिना चश्मे वाली आंखें, सारी यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यूनिकनेस हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम जो ऊपर मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई, उसमें थोड़ा सा कुछ हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड क्या, उसमें से रिस्ट्रिक्शन हटा दी मैंने थोड़ी। ठीक है, और रिस्ट्रिक्शन क्या हटी डिवीजन एल्गोरिदम के अंदर, कि ए एंड बी आर इंटीजर्स। पहली वाली जो थ्योरम हम बचपन से पढ़ते आए थे उसमें ए और बी क्या थे, इन नेचुरल नंबर्स थे। क्या थे? नेचुरल नंबर्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिए, इंटीजर्स ले लिए, मतलब मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ। मतलब जो हमारा डिविडेंड है या डिवाइजर है, हम मतलब ए या बी है, उनको मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ। ऊपर सिर्फ ए और बी नेचुरल नंबर थे, ठीक है, जो बचपन में सीखा, पर अब यहाँ पे हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। वो नेगेटिव कैसे भाग जाता है, कैसे करते हैं, वो अब अभी हम सीखने वाले हैं।
तो ए और बी दोनों को इंटीजर्स मान लिया गया है, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पर बी कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, बी जीरो क्यों नहीं होगा भाई, देखो बी से भाग करने वाले हैं, बी किसको बोला गया है, डिवाइजर को बोला गया है। अब किसी को भी जीरो से भाग करोगे इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, समथिंग अपॉन जीरो। हाँ, जीरो सबको भाग करेगा, पर जीरो को कोई भाग, जीरो किसी को भाग नहीं करेगा। ठीक है, सभी जीरो को भाग कर सकते हैं, पर जीरो किसी को भाग नहीं करेगा। ठीक है, ओके, तो बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स। तो यहाँ पर भी यूनिकनेस है, तो उनके लिए यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे। अब ठीक है, अब वहां पर क्या था, यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स था, वहां पर क्या था, यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स था। यहां पर क्या है, यूनिक इंटीजर्स, मतलब यहां पर क्यू और आर की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है। भाई इंटीजर बोला है, बट आर के ऊपर कंडीशन अभी बाकी है। आर कहां से कहां तक है, जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, और मॉडुलस ऑफ बी के बी से छोटा होगा। मॉडुलस ऑफ, अब क्योंकि आर की वैल्यू पॉजिटिव लेके आनी है, रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लगा दिया, बी का मॉडुलस लगा दिया, क्योंकि जो आर की वैल्यू होती है वो बी से छोटी होती है, बी से क्या होती है, छोटी होती है, पर यहां पर बी नेगेटिव हो सकता है, इसलिए यहां पर हमने बी इसको मॉडुलस पहना दिया। ठीक है, चलिए अब खेलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम मेरे दोस्त समझ में आया। ए और बी दो हम इंटीजर लेंगे, ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे क्यू एंड आर। तो हमें वही थ्योरम वही है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस कंडीशन बदल गई है कि ए भी नेगेटिव लिया जा सकता है, बी भी नेगेटिव लिया जा सकता है, क्वोशंट भी नेगेटिव आ सकता है, ऐसी वाली चीजें। ठीक है, ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब इनके एग्जांपल्स के साथ। देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है मेरे दोस्त, और टेबल बनाई है, मैं 55 को 16 से भाग करना चाहता हूँ। मैं किसको, 55 को, 55 मेरा डिविडेंड है, 16 मेरा डिवाइजर है। ठीक है, ये 55 को 16 से भाग करना चाहता हूं। तो जब मैंने 55 को 16 से भाग किया तो देखो ए पार्ट, तो 16 55 यहाँ पे लिखा, 16 3 48, बचा रिमाइंडर कितना, 7। ठीक है, तो क्या 55 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आप ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये है बी इंटू क्यू प्लस में आर, 16 3 48 और 7 55 लिखा जा सकता है। आपका आंसर ये एक डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन पॉसिबल है। ए हो गया ये डिवाइडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशंट, ये हो गया रिमाइंडर, पॉसिबल है। ठीक है, अब क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम ने कहा कि ए और बी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो मैंने ए को नेगेटिव ले लिया, डिवाइजर को नेगेटिव ले लिया। ठीक है, मतलब 55 को भाग करेगा -16, 55 को भाग करने वाला है -16। ठीक है, अब बात ये है खास यहाँ पे, भाई 55 को -16 से भाग करवानी, तो अब ये जो -16 है मेरे दोस्त, अब किस पे लेके जाए, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो भाई अगर देखो 16 से मैंने किस पे लिया, 16 3 48, -3 पे ले लिया। ठीक है, क्योंकि मैं खाली 3 पे नहीं ले सकता, -3 पे लेना पड़ेगा। अगर 3 पे लूंगा 16 3 -48, ठीक है, तो मैंने किस पे ले लिया, -3 पे लिया, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो 55 - 48, रिमाइंडर आ गया 7, बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 7 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिवाइजर जो है वो नेगेटिव लिया था, उसकी वजह से जो मेरा क्वोशंट है वो भी मुझे नेगेटिव लेना पड़ा, तभी माइनस माइनस करके यहाँ प्लस आया, और इसमें से ये घटाया, 55 में से 48, हमारा रिमाइंडर 7 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई हम देख लेते हैं। 55 को हम क्या लिख सकते हैं, ये है बी की वैल्यू, डिवाइजर की वैल्यू इंटू क्यू, क्वोशंट की वैल्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो -16 -48 प्लस 48 और प्लस में 7, 55 बराबर है। दूसरी कंडीशन है, जो आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और इस मॉडुलस ऑफ बी से छोटी होनी चाहिए। तो रिमाइंडर कितना आया है, 7 आया है, तो 7 0 से बड़ा है, इक्वल, ठीक बात है। और मॉडुलस ऑफ बी के ऊपर जो था ना, वो मॉडुलस ऑफ बी के
लेस देन होना चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ बी क्या है, -16 का मॉडुलस 16, 16 से छोटा होना चाहिए। तो 7 16 से छोटा है, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई। तो यहाँ पर -3 लिया गया, ठीक है। ओके, तो लिख दिया भाई क्वोशंट -3 और रिमाइंडर 7। ओके, तीसरा ऑप्शन मैंने लिया, अब की बार मैंने डिविडेंड को नेगेटिव ले लिया, क्योंकि ए एंड बी कैन बी नेगेटिव, बी कैन नॉट बी 0, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो भाई -55 को 16 से भाग करना है, -55 को 16 से भाग करना है। तो देखो 16 3 48 नहीं लेके जा सकता मैं, ठीक है। 16 3 48 लोगे तो गड़बड़ बात चली जाएगी। अब 16 3 -3 ले लिया मैंने, मान लो, ठीक है। 16 3 कितना हो गया, 16 और -3 -48, ठीक है, -55, तो ये और ज्यादा चला गया, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। -55 में से -48 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, -7 रिमाइंडर आ रहा है। तो मतलब 16 को -3 पे आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ओके, नहीं लेके जा सकते तो फिर किस पे लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे 16 को 4 पे, -4 पे लेके जाएंगे। तो 16 चौके 64, -64। अब इसमें -64 और -55, क्योंकि ये नंबर क्या है, -55 बड़ा हो गया। क्योंकि देखो इसमें क्या था कि जो -55 -48, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, इनमें बड़ा नंबर -48 है। हमें ये बड़ा नंबर चाहिए, इसके नीचे छोटा वाला नंबर चाहिए हमें। हमेशा जब भी हम भाग करते हैं, यहाँ पर इससे छोटा नंबर होना चाहिए, तभी आपका रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। भाई समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ पे छोटा नंबर होना चाहिए तभी रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा। पर यहाँ पर जब मैंने -3 पे लेके गया तो 16 से -3 पे -48, यहाँ तो बड़ा आ गया, -48 इज ग्रेटर देन -55, बड़ा आ गया। तो ऐसे तो बात भाग होगी नहीं, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ देखो 16 से -4 पे, 16 चौके -64। तो अब क्या इससे ये छोटा है या बड़ा है, हमेशा छोटा होना चाहिए। तो -64 छोटा है -55 से, ठीक है। तो जोड़ दो, अब रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 9 आ गया, ठीक है। तो इसको इसमें से घटाया, रिमाइंडर कितना आ गया, 9। और 9 जो है वो 0 और 16 के बीच में लाई करता है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो मैंने आगे ले गया, इसमें माइनस के केस में 16 से -4 पे ले गया। बात समझ में आई, क्यों लेके जाना पड़ा, क्योंकि नीचे जो इसमें से हमें, क्योंकि रिमाइंडर को पॉजिटिव निकालने के लिए इससे छोटा नंबर चाहिए, यहाँ पे छोटा आगे जाके आ रहा है नेगेटिव में, है ना। जितना नेगेटिव में जाते जाते हैं छोटे नंबर आते जाते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। ओके, अब चौथा केस देख लेते हैं। चौथा केस क्या है, चौथा केस ये है मेरे दोस्त के, अब दोनों नेगेटिव ले लिए मैंने, -55 और -16, ठीक है, -16 और -55। तो 16 चौके 64, तो -64 वही रिमाइंडर कितना, क्या इससे छोटा है, तो आप कहोगे हाँ छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो रिमाइंडर आपका पॉजिटिव बच जाएगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये 4 कंडीशन मैंने आपकी यहाँ पे बना दी है, ठीक है। कि भाई जब ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशंट, ये है रिमाइंडर, तो कब, कई बार भाई क्वोशंट जो है वो नेगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, बट रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। क्वोशंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बी डिवाइजर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ए कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, बस रिमाइंडर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ में हमें आ गई, इसका आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन। फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन देखिए, अभी अगली क्लास जो इसकी आखिरी क्लास होगी उसके अंदर फंक्शन चैप्टर का यूज है, ठीक है, रिलेशन का यूज है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो चीज ना पहले पढ़ लो। एक तो डे 28 की वीडियो पढ़ के आना रिलेशन की, ठीक है। रिलेशन का आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए चैप्टर के, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है, उन सबका वो सारे आगे अगली क्लास में होने वाले हैं कंप्लीट, ठीक है। तो वो अपना रिवाइज कर लेना डे 28 को, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर अगली क्लास लोगे तो ऐसे मक्खन लगेगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन क्या होता है इसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन, अब फ्लोर है, सीलिंग है, मतलब फर्श है और छत है, तो क्या बनेगा, बिल्डिंग बनेगी। तो हमने एक बिल्डिंग बना दी, बहुत सारे इसमें छोटी बड़ी बिल्डिंग बनाई, बहुत सारे इसमें हमने माले बना दिए, ठीक है। ओके, देखो ये हमने बिल्डिंग बनाई, ठीक है। इसमें बेसमेंट से नीचे भी जा रहे हैं हमारे
कुछ और बेसमेंट से ऊपर भी गए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे फ्लोर है -3 -2 -1। हमने जो बिल्डिंग बनाई है हमारी इमेजिनेशन में वो अमीरों वाली बिल्डिंग है, बहुत सारे फ्लोर्स हैं। वैसे तो अभी इतने बनेंगे नहीं हमसे। चलो भगवान वो भी दिन दे, है ना, मजा आए। चलो भाई देखो, मजाक करा रहा, दिन बहुत अच्छे हैं भगवान के। देखो सबसे अच्छा ये है कि स्वास्थ्य बना रहे, उससे अच्छा क्या ही होगा, है ना। तो देखो भाई, तो मैंने बना दिए फ्लोर बिल्डिंग के अंदर। तो भाई ये जो है ये इसका क्या होगा, फ्लोर होगा, और ये इसकी क्या होगी, छत होगी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे लिए फ्लोर क्या होगा, -1, ये इंटीजर्स है, ये क्या है, इंटीजर्स। और सीलिंग क्या होगी, छत क्या होगी, 0। सिंपल सी बात है। और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए सीलिंग कौन है, 4, और फ्लोर कौन है, 3। तो फ्लोर और सीलिंग यही खेल है। किसके लिए कौन सा फ्लोर कौन सा सीलिंग, यही हम जानेंगे फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, एज इट इज सारी चीजें, थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती चीजें हैं वैसी ही। देखिए देखो भाई, फ्लोर फंक्शन क्या कहता है, फॉर एनी रियल नंबर x द फ्लोर ऑफ x रिटर्न एज दिस, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह से, सॉरी इस तरह से, यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, नीचे से फ्लोर मिला है इसको। ठीक है, तो इस तरह से फ्लोर फंक्शन को लिखा जाता है। और उसको क्या लिखा जाता है, इट इज व्हाट, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। जिस नंबर का आपको फ्लोर फंक्शन निकालना है उसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो लेस देन, जो उससे छोटा या इक्वल हो। अर्थात क्या है, अर्थात मैं समझाने के लिए पंडित जी आपके सामने पधारे हैं। ठीक है, जजमान देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया 1.3, तो भाई 1.3 यहाँ पर होगा कहीं पे, नहीं नहीं यहाँ पे होगा पंडित जी। देखिए 1.3 यहाँ पर होगा। अब हमें देखना है 1.3 के लिए फ्लोर कौन है, सीलिंग कौन है। ठीक है, तो 1.3 के लिए फ्लोर कौन है, नीचे कौन है, 1। ठीक है, और सीलिंग कौन है, ऊपर कौन है, 2। तो जो ऊपर वाला है, ऊपर क्या होती है, छत है, सीलिंग, नीचे क्या होता है, फ्लोर। तो फ्लोर फंक्शन इस 1.3 के लिए फ्लोर क्या होगा, 1, और सीलिंग क्या होगी, 2। चाहे अब कहे 1.8 के लिए निकालो तो 1.8 के लिए भी वही रहेगा, 1.2 के लिए भी वही रहेगा। ठीक है, तो इनके लिए क्या आएगा, फ्लोर आ जाएगा 1, और इनकी सीलिंग, सीलिंग बोले तो छत, ऐसे डिनोट की जा रही है छत। ठीक है, पूरी ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, छत को ऐसे डिनोट किया जा रहा है। तो 1.3 और 1.8, 1.3 और 1.8 के लिए छत कौन होगा, 2, और फ्लोर कौन होगा, 1। ये वाली बात क्लियर हो गई। बोलना पड़ेगा हाँ क्लियर हो गई, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दो, हाँ सर क्लियर हो गई है। ठीक है, ये वाली बात, और नहीं हुई है तो और कर देंगे, फिर कमेंट कर देना, बट लाइक और कमेंट जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो डन। अब जैसे माइनस के नंबर्स का आप देखो। ठीक है, अब माइनस के नंबर्स में चले गए, जैसे मान लो यहाँ पे चला गया मैं -1.3। ठीक है, -1.3 यहाँ प्रेजेंट हुआ। अब -1.3 के लिए फ्लोर कौन है और सीलिंग कौन है। फ्लोर बोले तो नीचे कौन है, -2, और -1.3 का फ्लोर कौन हो गया, -2 हो गया। और -1.3 का सीलिंग ऊपर कौन है, -1 है, तो ये आ गया -1। ठीक है, अब बात आ गई भाई, जो बीच में कहीं पे मिल रहे हैं रियल लाइन पे, वो तो हम निकाल ले रहे हैं। तो अगर वो नंबर खुद आ जाए, इंटीजर खुद आ जाए, तो क्या मतलब, वो कहे 2 का बताओ फ्लोर फंक्शन, या 2 का बताओ सीलिंग फंक्शन, तो आप कहोगे 2 का 2 ही है। फ्लोर फंक्शन भी 2 का 2 है, सीलिंग फंक्शन भी 2 का 2 है। बताओ क्या आप समझ में आ गया, क्या आपके अब डाउट क्लियर हो गए हैं। डाउट क्लियर हो गए हैं तो लिख दीजिए डन। ठीक है, चलिए अब इनकी रिप्रेजेंटेशन बस आपको ध्यान रखनी है कि इनकी रिप्रेजेंटेशन है क्या। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है मेरे दोस्त, कि x-1 लेस देन फ्लोर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। देखो जो समझाया है वही अप्लाई करके देखते हैं मेरे दोस्त। अब जैसे मुझे निकालना था 1.3 का फ्लोर फंक्शन, तो x की जगह क्या लिखा, 1.3। तो 1.3 में से 1 घटा दो, क्या आया, 0.3। और 1.3
x एज इट इज लिख दो, 1.3 एज इट इज लिख दिया। तो क्या ये ये जो आपका बाइनरी ऑपरेशन आया इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, क्या ये ठीक है? क्या 0.3 से बड़ा है 1.3? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बड़ा है। क्या 1.3 लेस देन इक्वल है 1.3 के? तो आप कहोगे ये भी ठीक है। तो ये हमारी इक्वलिटी होल्ड कर गई। तो ये डेफिनेशन है फ्लोर फंक्शन की, ये आपको आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी से वैल्यू निकाल के, जैसे फंक्शन वाले चैप्टर में मैंने आपको ग्राफ बनाने सिखाए थे, उसी तरह से इनके भी ग्राफ बनते हैं, इसी तरह से वो सीख लेना। वीडियो के अंदर मैंने फंक्शन वाले चैप्टर में आप देखोगे तो मैंने आपको बस एक एक वैल्यू पुट करते जाना। 0 पुट करी तो यहाँ आया, ठीक है, 1 पुट करी तो यहाँ आया, 2 पुट करी तो यहाँ आया, -1 करी तो यहाँ, ये ऐसे स्टेप्स बनते हैं। ये हम फंक्शन वाले चैप्टर में बहुत इजीली आज पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही डेफिनेशन आपकी बताई गई है सीलिंग फंक्शन की। सीलिंग फंक्शन में देखो, फ्लोर फंक्शन में -1 लेफ्ट साइड है और सीलिंग फंक्शन में +1 राइट साइड है, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू x सीलिंग फंक्शन ऑफ x और लेस देन x + 1 अप्लाई करके देख लो। अब मुझे जैसे 1.3 का निकालना है सीलिंग फंक्शन, देखो यहाँ पे x की जगह 1.3 रखा। अब 1.3 x एज इट इज रखा है तो 1.3 को एज इट इज लिख दिया। तो क्या 1.3 लेस देन इक्वल टू है 1.3 के? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, इक्वल का साइन है, ठीक है। और लेस देन है x + 1 के, x क्या लिया है 1.3, तो उसमें +1 करके इस साइड लिखो तो 2.3। क्या 2.3 से 1.3 छोटा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है छोटा, ठीक है। तो बस यही बात है। और 1.3 क्या है? इसका सीलिंग फंक्शन है 2। इसका सीलिंग फंक्शन क्या है? 2 है। तो 2 2.3 से छोटा है तो आप कहोगे हाँ छोटा है। 2 1.3 से बड़ा या इक्वल है? तो बिल्कुल है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? फटाफट कमेंट कीजिए कि समझ आया या नहीं आया। क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट डाउट नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फ्लोर और सीलिंग फंक्शन। फॉर इंटीजर्स फ्लोर एंड सीलिंग फंक्शन आर सेम, ठीक है। देखिए अब ये क्यों कराया मैंने ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसका यूज था आगे हमारा, इसलिए मैंने ये पढ़ा, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि भाई रिमाइंडर के बिना मतलब हमें 2 नंबर दिए जाए ए और बी, ठीक है, कि ये नंबर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो मुझे सिर्फ 2 नंबर से ही पता चल जाए कि क्वोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर का कोई झंझट ही ना हो। मैं डायरेक्ट क्वोशंट निकालना चाहता हूँ ए और बी दोनों की हेल्प से। तो मैं कैसे निकालूंगा वो चीज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फ्लोर और सीलिंग फंक्शन की हेल्प से। देखिए जरा, हमने सीखा है मेरे दोस्त, क्या सीखा है कि भाई ये जो 55 है, ये 55 को 16 से भाग किया, वो जो पीछे मैंने टेबल बनाई थी वही टेबल मैंने एज इट इज यहाँ पर छापी है, ठीक है। ये मैं सोचना पता नहीं कहाँ से लिख दिया, वही पीछे जो भाग करके दिखा रखे थे वही चीज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ओके देखो भाई, अब मैं सिर्फ ए और बी की वैल्यू से यूज करके मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाऊं, मुझे और चीजों का यूज करना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ए बाय बी, ठीक है, ए को डिविडेंड को डिवाइजर से भाग किया 55/16, 55/16 तो कितना है 3.43। अब मैं जानना चाहता हूँ 3.43 का फ्लोर फंक्शन क्या है। 3.43 का फ्लोर फंक्शन देखिए, ये आपकी रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर है 3.43। तो बताइए 3.43 का फ्लोर फंक्शन कौन होगा? फ्लोर नीचे होगा जो कि 3 है, ठीक है। और सीलिंग फंक्शन क्या होगा 3.43 का? जो इसके ऊपर है जो कि 4 है। तो भाई 3.43 का फ्लोर फंक्शन 3 हो गया और सीलिंग फंक्शन 4 हो गया, ठीक है। हुई ये बात, ओके। आप कहोगे सर बिल्कुल ओके, बोलना पड़ेगा, बस बोलते रहो, मेहनत तो जारी है ही, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, जब 55 को -16 से भाग किया गया, तो 55 को -16 से भाग किया तो कितना आ गया -3.43। अब -3.43 को रियल लाइन पे देख लीजिए, ये 3 है, ये 4 है, ये -3, ये -4, इस तरह से चलते हैं। अब माइनस यहाँ पर कहीं होगा -3.43, -3 और 4 के बीच में होगा। तो इसका फ्लोर कौन सा होगा? जो इसके नीचे है, इसका फ्लोर कौन है? -4 है। इसकी सीलिंग इससे ऊपर कौन है? -3 है, तो लिख दी मेरे भाई, ठीक है, ओके। अब मैं भाग कर रहा हूँ -55 को 16 से,
-55 को 16 से, तो वही -3.43, तो -3.43 की वही चीजें आ गई, -4 और -3। इसका फ्लोर फंक्शन -3.43 का फ्लोर फंक्शन आएगा -4 और सीलिंग फंक्शन आएगा -3। चौथी भाग रह गई लास्ट, -55 को -16 से भाग किया गया, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस आ गया 3.43 और प्लस 3.43 की फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ओके। अब कुछ नोट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको कुछ नोट कराने वाला हूँ। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने इन सभी वैल्यूज की फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन निकाल लिए, ठीक है। मैं कोशेंट निकालना चाहता था ए और बी की हेल्प से, ठीक है। ए और बी की हेल्प से मैं कोशेंट निकालना चाहता था। तो देखो, अब यहाँ पर कोशेंट मैच करके देखो, यहाँ पहले केस में कोशेंट कौन है, 3। यहाँ पर कोशेंट कहाँ है, 3, ये रहा। यहाँ पर कोशेंट कहाँ है, -3, तो यहाँ पर भी है -3, ये रहा। यहाँ पर कोशेंट कौन है, -4, तो यहाँ पर भी है कोशेंट -4। यहाँ पर कोशेंट कितना है, 4, तो यहाँ पर कोशेंट क्या है, 4। इनको काट दो, इनका कोई लेना नहीं, ठीक है। तो देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूं वो देखिए, जब भी बी की वैल्यू आपने पॉजिटिव देखी, देखो बी की वैल्यू पॉजिटिव है और बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जब भी बी की वैल्यू पॉजिटिव थी तो आपका जो क्यू था किसके बराबर था, आपका क्यू था फ्लोर फंक्शन के बराबर। जब भी पहले और तीसरे में बी की वैल्यू पॉजिटिव थी तो उनका कोशेंट उनके फ्लोर फंक्शन के बराबर था, और दूसरे और चौथे केस में बी की वैल्यू नेगेटिव थी, ठीक है, तो उनका जो कोशेंट था उनके सीलिंग फंक्शन के बराबर था। आई समझ में बात, कि जब बी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 तो हो नहीं सकती, बी डिवाइजर कैन नॉट बी 0, तो जब 0 से बड़ी है बी की वैल्यू तो जो कोशेंट आता है किसके इक्वल आता है, फ्लोर फंक्शन के इक्वल आता है। और जब 0 से छोटी है, जब 0 से छोटी है तो ये जो कोशेंट है किसके बराबर आ रहा है, सीलिंग फंक्शन के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ गई, यही बात नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपके लिए नोट कर दिया कि जब बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो क्यू की वैल्यू है वो क्या है, ये किसका डिनोटेशन था, हमारा फ्लोर फंक्शन का। और जब बी की वैल्यू लेस देन 0 है तो किसके बराबर है, सीलिंग फंक्शन के बराबर है, ठीक है। तो ये वाली चीजें हमने यहाँ पे डिनोट कर दी। अगर इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है और 0 लाई करता है, सॉरी आर लाई करता है 0 और बी के बीच में, ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है या बी की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। जब बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो कोशेंट जो होगा, कोशेंट निकलेगा कैसे, फ्लोर फंक्शन ऑफ ए बाई बी। और जब बी की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो कोशेंट कैसे निकलेगा, सीलिंग फंक्शन ऑफ ए बाई बी। बताओ भाई, समझ में आ गई बात, बिल्कुल बेसिक सी बात थी, फ्लोर और सीलिंग फंक्शन क्लियर हो गए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अगर डाउट आ जाए तो फटाफट कमेंट कर देना, वैसे तो मैं डाउट छोड़ूंगा नहीं आपका, ठीक है। तो फिर भी अगर डाउट आ जाए, कोशिश करता हूँ क्लास में ही आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो अगर डाउट आ जाए तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी और यूक्लिडियन एल्गोरिथम। हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, बस यही पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी आपको। अब इसे मान लीजिए ए और बी दोनों यहाँ पर इंटीजर्स हैं, जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था, ए और बी क्या लिए गए थे, इंटीजर्स लिए गए थे, और बी 0 के इक्वल नहीं लिया गया था। तो अब डिविजिबिलिटी की बेसिक बातें हैं, हम सीख चुके हैं, पहले भी क्लासेस में मैंने पढ़ाया है कि बी डिवाइड्स क्यू, इसका मतलब क्या है, सॉरी बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए, बी क्या है, डिवाइजर है, ए क्या है, डिविडेंड है। तो बी ए को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, मीन्स ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बी। इसका मतलब है ए पूरी भाग, अगर कहीं पे ये लिखा गया है कि भाई 2 4 को भाग करता है, 2 डिवाइड्स 4, तो इसका मतलब 2 4 को पूरा भाग करता है। और पूरा भाग करने वाला सिखाया था ना मैंने रिंग में, डिविजिबिलिटी आया था रिंग के अंदर। हालांकि डायगोनलिजिबिलिटी मैंने बहुत कम पढ़ाया था, तो कुछ बच्चों की कमेंट मैंने देखी कि सर डायगोनलिजिबिलिटी के ऊपर डाउट क्लियर नहीं हुआ। तो डायगोनलिजिबिलिटी के लिए एक क्लास आएगी, ग्रुप थ्योरी की भी 2 क्लास आएंगी, ठीक है। जो चीजें कमी है ना, कमी नहीं छोड़ूंगा,
पूरा कराऊंगा, बेहतरीन कराऊंगा, एक सिंगल भी टॉपिक नहीं छोड़ने दूंगा। कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक स्किप हो जाता है, वापिस आऊंगा मेरे दोस्त, आपके अंदर कमी नहीं रहने दूंगा, सिलेक्शन लेके रहेंगे, ठीक है, रसगुल्ले खा के रहेंगे, रसगुल्ले रसगुल्ले रसगुल्ले, ओके। ज्यादा मजा आ जाता है। देखो आज तो हालांकि ठंडा मौसम है तो थोड़े कम भी ठंडे चलेंगे, ठीक है। देखो भाई, तो बी डिवाइड्स ए का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि ए पूरा डिवाइड, बी पूरा डिवाइड करता है ए को, मतलब ए पूरा डिवाइड है, एग्जैक्टली डिविजिबल है बी से। इसका मतलब क्या है, पूरा भाग का मतलब है रिमाइंडर 0 होगा। तो भाई अगर बी ए को पूरा भाग करता है, वो कब कर सकता है, जब ए इक्वल टू बी क्यू हो। क्यों, क्योंकि प्लस में आर तो आने ही नहीं वाला, पूरा भाग कर दिया तो रिमाइंडर तो 0 हो गया। तो जब ए, अगर बी ए को पूरा भाग करता है, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो वो पूरा भाग माना जाएगा। अगर रिमाइंडर आ गया तो फिर इसका मतलब पूरा भाग नहीं है ना। तो अगर पूरा भाग करता है तो आप ये लाइन कह सकते हो कि भाई ये लाइन लिखी जाए, बी इज डिवाइजर ऑफ ए, बोल सकते हो बी इज डिवाइजर ऑफ ए, या कह सकते हो बी इज फैक्टर ऑफ ए, कह सकते हो, क्योंकि फैक्टर ही उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर सकता है, ठीक है। और ए इज डिविजिबल बाय बी, मतलब कोई भी स्टेटमेंट आपको कहीं पे भी लिखी जा सकती है। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, ओके। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले बचपन से पढ़ते आए हैं, पर मेरा काम था रिवाइज जरूर कराऊंगा, रिवीजन जरूर कराऊंगा, चाहे कितनी भी बेसिक बात हो। एक को सभी डिवाइड कर सकते हैं, एक 1/n, एक सभी को डिवाइड कर सकता है, एक सभी को डिवाइड कर सकता है, बोले तो 1 डिवाइड्स n, 1 n की जगह कुछ भी ले लो, हर एक नंबर को n डिवाइड करेगा। सभी को, सभी n's को 0 डिवाइड करती है, सभी n's को 0 डिवाइड करते हैं, 0 सभी n को डिवाइड करता है, पर 0 को कोई भी डिवाइड नहीं करता, 0 को कोई भी डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है, ओके भाई। आगे एक थ्योरम थी वो उसकी आपके लिए, क्योंकि देखो हम प्रूव तो करने वाले हैं नहीं, कभी ऐसा हुआ डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया या नेट की तैयारी करवाने लगा तो मैं इनको हर एक चीज को प्रूव भी कर दूंगा बहुत आसानी से। ऐसे तो भगवान का दिया सब कुछ है, पढ़ा देंगे, ऐसा डीप में पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे, मजा आ जाएगा। वी नो, अगर 3 कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर आपको लिए जाए, तो कोई भी 3 लगातार इंटीजर ले लो, तो उनमें से एक नंबर 3 से जरूर भाग होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी 3 नंबर दे देगा लगातार, आपसे पूछेगा दीज आर डिविजिबल बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 3 5 7, ऐसे कुछ भी बोल दे, ठीक है। तो आंसर क्या लिख दोगे, लगातार 3 नंबर अगर है इंटीजर्स लगातार 3 इंटीजर्स है तो वो 3 से भाग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट आपके सामने है। अगर ए बी सी तीनों इंटीजर हैं, कि जब सी ए को भाग कर रहा है, सी बी को भाग कर रहा है, तो सी एक्स ए प्लस वाई बी, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ये पढ़ाया हो, है ना, पढ़ाया है ना। देखो अब एग्जांपल ले लेते हैं, सी ए को डिवाइड करता है, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये 2 है और मैंने ये मान लिया कि ये है 6 और ये है 8, ठीक है। क्या भाई 2 6 को डिवाइड करता है, सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को भी डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, तो वो कह रहा है जो सी है 2 है वो डिवाइड करेगा अगर इनके साथ आप कुछ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मान लिया मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब बी के साथ मेरा मन किया मैं और कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, 8 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 किसको डिवाइड करने वाला है, 6 3 18, 18 और 16 कितने हो गए 34, तो क्या 2 34 को भी डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे सर पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो यही रिजल्ट है मेरे दोस्त फॉर ऑल इंटीजर्स एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है द बाइनरी रिलेशन आर, ये है रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड एज ए बी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, ये रिलेशन है आर इफ ए बाय बी इज ए पार्शियल ऑर्डर। क्या आपको पता है पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, क्या आपको पता है पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, मैं सिखाऊंगा पार्शियल ऑर्डर क्या होता है, मैं किस लिए हूँ बता अभी बता देते हैं क्या है पार्शियल ऑर्डर, बाइनरी रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर क्या है, देखिए तो कुछ सीख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। और अगली क्लास में डे 28 और हो सके तो फंक्शन को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। जो DSSS TGT की न्यू आपकी है
ठीक है, वो अपना करके जाना। ठीक है, मैं जो प्लेलिस्ट है, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, आज वो प्लेलिस्ट भी दिखाऊंगा। ठीक है, इफ ए बी सी आर द 3 एलिमेंट्स, अगर 3 एलिमेंट्स है ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, अगर रियल नंबर में से कोई भी 3 रियल नंबर्स लिए गए हैं ए बी सी, तो सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोला जाता है? ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल दिया जाता है। तो वो ये रिलेशन वाले डे 28 में होप सो आप बहुत सारे बंदों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने आज भी पढ़ाया था, आज भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि भाई ये वाली वीडियो देख लेना। टेलीग्राम बहुत मस्त है, वहाँ पे बहुत कुछ शेयर करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, और आपको मान लो रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 1 2 2 3 1 1, ठीक है, मतलब इस तरह से, तो वो कहेगा ये सिमेट्रिक है या नहीं ये रिलेशन। तो आप क्या देखोगे, ए टू बी है तो बी टू ए भी होना चाहिए, मतलब 1 से 2 है तो 2 से 1 भी लिखा होना चाहिए, इसमें नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो बस ये वाली चीजें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है, वहां पे आप सीख चुके होगे और आपको आता भी होगा। नहीं आता है तो डे 28 को फॉलो कीजिएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू बी ए होगा। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि ए रिलेटेड टू बी है बट बी ए से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी है पर बी रिलेटेड टू ए नहीं है, तो 1 2 तो आएगा, 2 1 ना आए। ठीक है, तो इसको दूसरी डेफिनेशन में हम क्या कह सकते हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू बी ए आ गया, एंटी सिमेट्रिक के अंदर ऐसा आ गया। देखो एंटी सिमेट्रिक तो यही कह रहा था कि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए नहीं होगा, बट ऐसा कभी आपको देखने को मिला? कुछ भी देखने को मिल सकता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि वो दोनों नंबर बराबर हैं, ए इक्वल टू बी। ठीक है, कि एक नंबर का उसके साथ खुद के साथ वो एंटी सिमेट्रिक देख रहा है, मतलब एक नंबर खुद के साथ एंटी सिमेट्रिक होता है, मतलब 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। क्योंकि देखो अब 1 2 को तो आप देख लोगे, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए 1 2 को आप 2 1 देख लोगे, ठीक है, बट अगर नंबर सेम ही है तो इसका आपको कैसे पता लगेगा 2 2 का दूसरा पेयर कहाँ है? तो यही है 2 2 का 2 2। ठीक है, तो सेम के केस में ए इक्वल टू बी के केस में वो एंटी सिमेट्रिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ जाती है पार्शियल ऑर्डर की, ये मैं आपको सिखाने वाला था क्योंकि ऊपर जो रिजल्ट था उसके अंदर पार्शियल ऑर्डर यूज था, तो पार्शियल ऑर्डर भी सिखाना बहुत जरूरी है। देखिए पार्शियल ऑर्डर क्या कहता है? पार्शियल ऑर्डर कहता है ए रिलेशन इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों हैं तो वो कौन सा, उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे? पार्शियल ऑर्डर हम उसको बोल देंगे। ठीक है, पोसेट भी होता है ना, पार्शियल ऑर्डर हम उसको बोल देंगे अगर ये हो। देखो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है कि भाई रिफ्लेक्सिव हो, इसकी जगह एंटी ना हो, यहाँ पे मान लो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंट रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं। बट एंटी सिमेट्रिक हो तो क्या बोल देंगे? पार्शियल ऑर्डर बोल देंगे। ये बहुत डिटेल में मैं आपको सिखा चुका हूं, किसमें? डे 28 के अंदर। ठीक है, अब यहां पर भी एक एग्जांपल दे देते हैं, कुछ तो नया सीखो। ठीक है, अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है, बाइनरी रिलेशन। बाई बोले तो 2, और रिलेशन बिटवीन 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन डिफाइन कर दिया, लेस देन इक्वल टू। अब ये एक रिलेशन बताया है, रिलेशन बिटवीन 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब ये रिलेशन आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है वो पार्शियल रिलेशन है या नहीं है, ये वाली बात आपको बतानी है। और पार्शियल ऑर्डर है या नहीं है ये देखने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है मेरे दोस्त। रिफ्लेक्सिव होता है क्या? जैसे कि मैं सिखा चुका हूं वैसे तो 1 2 3 अगर रिलेशन है, ठीक है, और इसका आपको रिफ्लेक्सिव निकालना है, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि अगर ए भी है तो ए टू ए मतलब जितने भी जोड़े हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब रिलेशन के अंदर जैसे 1 1 सेम का आपस में रिलेशन में होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 3 होना चाहिए। 4 तो है ही नहीं, मान लो 1 2 है,
या 1 3 है, तो क्या क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट है उनके खुद के साथ जोड़े बनने चाहिए, ए का ए के साथ, ए का ए के साथ, 1 1 2 2 3 3 है, और एक्स्ट्रा दे रखे हैं सर, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव में चलता है, बट आइडेंटिटी में नहीं चलता। अगर आपसे पूछे ये आइडेंटिटी या नहीं है तो आप मना कर दोगे। आइडेंटिटी में सिर्फ ये वही 3 जोड़े होने चाहिए, है ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? एक नंबर का खुद के साथ रिलेशन होना, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। तो हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, ये जो रिलेशन डिफाइन किया है क्या वो खुद के साथ में रिलेशन में आएगा, ठीक है, ए रिलेटेड टू ए और नॉट ए। अब जैसे रिलेशन डिफाइन किया है लेस देन इक्वल टू ए, तो बताइए क्या ये ठीक है, क्या इस रिलेशन में आ गया ये, ठीक है। दोनों रियल नंबर्स हैं, ए बी सी क्या लिए गए हैं, हमने रियल नंबर लिए हैं। ए लेस देन इक्वल टू ए है या नहीं है? आप कहोगे सर बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया, ए लेस देन इक्वल टू ए लिख सकते हो ये, तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसको रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया है, तो मतलब ए मतलब ए रिलेटेड टू ए जो है वो इस रिलेशन में है, ठीक है, ए इस रिलेशन में है, ओके। ये रिलेशन है, ये रियल नंबर है, ठीक है। कहाँ गया भाई, आगे देखो, ठीक है। अब एंटी सिमेट्रिक मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तो ए इक्वल टू बी होगा। ये भी ऊपर अभी एक रिजल्ट दिया था, ध्यान हो, देखो ये दे रखा, ये रहा। एंटी सिमेट्री में ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू है, तो ए इक्वल टू बी होगा। कोई भी एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा बड़ी बात है नहीं। मतलब ऐसा इक्वल का भी साइन है, तो जैसे ए की वैल्यू 2 रियल नंबर मान लो, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 बराबर है 3, क्योंकि इक्वल के साइन भी तो है, 2 बराबर है 3, 3 बराबर है 2, 2 बराबर है 3, इक्वल का साइन भी दिया गया है जो रिलेशन हमने डिफाइन किया उसमें। तो ये एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फॉलो करता है, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, फिर ट्रांजिटिव देखना। ट्रांजिटिव देखने के लिए क्या होता है कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। बोले तो जैसे कि हमने एग्जांपल में सीखा है 1 2 3, अगर ट्रांजिटिव हमें चेक करना है तो कैसे कैसे आपके पास जोड़े होने चाहिए, 1 का 2 के साथ है और 2 का 3 के साथ है, तो 1 का भी 3 के साथ जोड़ा आपके रिलेशन में होना चाहिए। इस तरह से तभी बात बनेगी, ठीक है, ट्रांजिटिविटी के लिए। तो भाई एक सीधी सी बात है, देखो ए लेस देन इक्वल टू बी है, बी लेस देन इक्वल टू सी है, मतलब ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो सीधी सी बात है ए भी छोटा होगा सी से, ठीक है, ए भी छोटा होगा सी से, सिंपल सी बात है। तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने के लिए 28 डे में जाइए, उसमें मैंने इनको एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने बस एक रिलेशन इस तरह से बाइनरी रिलेशन डिफाइन कर दिया, वहां पे सिंपल आर लिख के मैं कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए और बी की कोई भी वैल्यू मान के आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं, ठीक है, ओके। अगर फिर भी समझ ना आए, एग्जाम्पल चाहिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में आप बस बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया। पर ये कमेंट करने से पहले एक बार 2 बार जरूर देखना वीडियो को, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना। आपका दोस्त फिर से हाजिर होगा आपके पास अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर करके, ठीक है। तो दोस्त मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, पार्शियल ऑर्डर से बता दिया पार्शियल ऑर्डर क्या है, तो रिजल्ट क्या था उस पर वापस आ जाऊँ, जिसके लिए मैंने ये पार्शियल ऑर्डर पढ़ा दिया। रिजल्ट ये था कि द बाइनरी रिलेशन आर, जो बाइनरी रिलेशन होगा ऑन नेचुरल नंबर वो होगा ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में तब बिलोंग करेंगे, मतलब ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए डिवाइड से बी होगा, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी कब होगा, मतलब 2 नंबर रिलेशन में कब होंगे, जब पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना। बाइनरी रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ए रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी, और ए रिलेटेड टू बी कब, जब पहला नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तब। और इसे पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर भी समझ में आ गया। पार्शियल ऑर्डर क्या होता है ये पूरा पढ़ा दिया हमने पार्शियल ऑर्डर, ठीक है। तो अब देखते हैं पोसेट।
पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, आप इसको बोलते हैं पोसेट के नाम से भी आप जानते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज जीसीडी। भाई जीसीडी में अभी करा नहीं रहा क्योंकि जीसीडी में कई बार करा चुका हूँ, आपके फंक्शन वाले चैप्टर में भी करा चुका हूँ, बहुत बार कई बार यूज हुआ है जीसीडी को, बहुत डिटेल से मैंने समझाया है एग्जांपल्स के साथ। तो आपने फंक्शन वाला देखा होगा तो जीसीडी देख लेना वहां से, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अभी 2-3 दिन पहले भी ग्रुप में भी पढ़ाया, रिंग में भी पढ़ाया, जीसीडी निकालना है ना, तो जीसीडी बहुत हम अच्छे से सीख चुके होंगे, तो वहां से रिवाइज कर लेना। अब रिजल्ट क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा डिवीजन है फॉर इंटीजर्स a b q एंड r। a b q एंड r सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसमें b 0 नहीं है और r नेगेटिव नहीं है। तो जीसीडी ऑफ a एंड b, जीसीडी ऑफ a एंड b बराबर होगा जीसीडी ऑफ b एंड r के। देखिए रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, समझाऊंगा रटवाऊंगा नहीं। देखिए भाई जी a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें क्या कहा है, इन दोनों का, पहले दोनों का जीसीडी और इन दोनों का जीसीडी बराबर हो, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। ओके, तो भाई कोई मैंने नंबर लिया कोई 48 और मैं उसको 15 से डिवाइड करने वाला हूँ, मतलब a और b की वैल्यू, b की वैल्यू ली मैंने 15, a की वैल्यू मैंने ली 48, तो 15 तिये 45, क्वोशंट आया 3, 15 तिये 45, तो रिमाइंडर बचा 3, ये बचा रिमाइंडर r, ठीक है। तो वो क्या कहता है, जीसीडी ऑफ ए बी, ए और बी का जीसीडी 15 और 48 का जीसीडी क्या है 3, दोनों को भाग करने वाला ग्रेटेस्ट, ठीक है, एक भी भाग करता है पर 3 सबसे बड़ा है जो भाग करता है, ठीक है। तो 3 जीसीडी आ गया, और वो कहता है फिर बी और आर का जीसीडी, बी और आर का, तो बी और आर का जीसीडी 15 और 3 का जीसीडी कौन है, 3 है खुद, ठीक है। तो बराबर हो गए ना, ये ए और बी का जीसीडी बी और आर के जीसीडी के बराबर। ओके, दूसरा एग्जांपल लीजिए, 70 है, 70 को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 22 से, 22 से डिवाइड करना चाहता हूँ 70 को, तो मैंने 22 दिए 66, 3 इसका क्वोशंट आ गया, ये है ए, ठीक है, ये है बी और ये है आर, रिमाइंडर 22 से 66, तो रिमाइंडर बचा 4। तो इन वो क्या कहता है, जीसीडी ऑफ ए बी, ए और बी का जीसीडी 70 का और 22 का जीसीडी कौन है 2, 2 के अलावा कोई बड़ा नंबर जैसे 4 वगैरह इनको किसी को भी भाग नहीं करता है, तो 2, इन दोनों को का जीसीडी कितना आ गया 2। फिर वो कहता है जीसीडी ऑफ बी एंड आर, 22 का और 4 का जीसीडी ये भी 2 ही है। तो बात हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया कि अगर इस टर्म ए कोई डिवीजन है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बी क्यू आर इंटीजर्स हैं, तो a और b का जीसीडी b और r के जीसीडी के बराबर होगा। हमने एग्जांपल के साथ देख लिया, बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। आज पानी लाना भूल गया यार, पीना। क्लियर हुआ, ये रिजल्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अगर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है तो इन दो का जीसीडी इन दो के जीसीडी के बराबर, ठीक है। ओके, आगे चलते, यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये पढ़ेंगे आज हम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शानदार लाजवाब जबरदस्त टॉपिक है, मजा आ जाएगा। इस तरह से एल्गोरिथम आपने यूक्लिडियन एल्गोरिथम कभी नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं आज आपको पढ़ा दूं। देखिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है भाई, ये पहले थ्योरी बताता हूँ और फिर इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ये कहता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम में ए और बी क्या है नेचुरल नंबर्स है, बी है लेस देन ए, अब जिससे भाग करने वाले हो वो नंबर छोटा होना चाहिए, ठीक है, डिविडेंड से, डिवाइजर इज लेस देन डिविडेंड, ठीक है, बी छोटा होना चाहिए ए से, और ए और बी में से कोई भी जीरो की नहीं होना चाहिए। वैसे नेचुरल नंबर्स है तो जीरो तो होंगे नहीं, नेचुरल नंबर्स बोले हैं तो। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के अंदर ए और बी क्या लिए जाते हैं, नेचुरल नंबर लिए जाते हैं, जबकि डिविजनल एल्गोरिथम में वो इंटीजर्स लिए, यहाँ नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है तो भाई वो जीरो बराबर जीरो हो ही नहीं सकते दोनों में से कोई, ठीक है। ओके, तो देखो हम वही रिजल्ट हम डिवीजन एल्गोरिथम से लेके आए हैं, ए इक्वल टू ए को बी डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई क्वोशंट आएगा क्यों, और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा आर, और आर जो होगा
वो किसके बीच में होता है, 0 के और डिवाइजर के। यहाँ डिवाइजर कौन है, b, तो 0 और b के बीच में ये इक्वेशन 1 मैंने नोट कर ली। समझ में आई बात। तो इस यहाँ से हम r की वैल्यू यहाँ लाई करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो नंबर है, एक b नंबर है और एक r1 नंबर है, ठीक है। तो b और r1, क्योंकि r1 यहाँ पे 0 हो गया तो भाग खत्म हो जाएगी, भाग आगे ले जानी है, तो r1 को मैंने मान लिया कि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो मेरे पास दो नंबर है, एक b और एक r1। b और r1, पहले a और b दो नंबर थे, ठीक है, उनमें डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया इस तरह से। अब मेरे पास दो नंबर है b और r1, इन दोनों के बीच में डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए, तो मतलब b को r1 भाग करेगा, b को r1 भाग करेगा। भाई सीधी सी बात है, इनमें से छोटा कौन है, r1, ठीक है। एक मिनट भाई, बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है। ओके भाई, देखो अब आगे। तो अब मैंने क्या किया है, इन दो नंबर्स के बीच में मैंने फिर से डिवीजन एल्गोरिथम लगाया है। r1 क्या है, रिमाइंडर है, जो कि रिमाइंडर जो होता है जो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, तो ये अब इसको भाग करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चली। तो इन दो नंबर्स के बीच में मैंने डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, तो जिसको भाग करते हैं हम उसको लेफ्ट में रखते हैं, डिविडेंड को, ठीक है। और ये है अब की बार डिवाइजर, r1 क्या है, डिवाइजर, तो r1 कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और कुछ न कुछ नया रिमाइंडर हमें देगा, तो वो नया रिमाइंडर हमने दे दिया इसमें r2, ठीक है। तो b इक्वल टू r1 q2 प्लस r2, ओके। तो ये वाली बात हो गई। अब इसमें जो r2 है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 और डिवाइजर से छोटा होता है। अब यहाँ पे डिवाइजर कौन था मेरे दोस्त, r1 था, तो जो r2 है वो 0 और r1 के बीच में होगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब देखो, अब फिर से डिवीजन एल्गोरिथम आगे, क्योंकि मैंने मान लिया कि अभी भी पूरा भाग नहीं गया है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आया है, तो मैंने मान लिया कि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, तो मैंने फिर से भाग किया। अब मैं इन दो नंबर्स को भाग करना चाहता हूँ, ये जो यहाँ पे डिवाइजर था और ये यहाँ जो रिमाइंडर था, इन दोनों के बीच में मैंने फिर से भाग कर दिया r1 और r2 के अंदर, ठीक है। इन दोनों में भाग किया, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया। तो हम कैसे लगाएंगे, देखो भाई, r1 इक्वल टू r2 q3, ठीक है। अब देखो r1 बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, ये डिवाइजर था, ये इसका रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर जो होता है वो उसके डिवाइजर से छोटा होता है, तो जो r1 है उसको डिवाइड करने वाला है r2, और कुछ ना कुछ क्वोशंट नया आएगा और रिमाइंडर भी नया आएगा, ठीक है। और ये वाली चीज, मतलब कहने का मतलब इस तरह से ये जो कहानी है आगे चलती जाएगी जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। देखो इसको थोड़ा ना मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो जैसे कि मुझे दो नंबर को डिवाइड करना था, 70 और 70 को डिवाइड करना मैं 70 से डिवाइड करना चाहता हूँ 130 को, 70 से डिवाइड करना चाहता हूँ मैं 130, ठीक है। तो देखिए कैसे भाग करते हैं, 70 को 70 से 1, 70 एकम 70, तो रिमाइंडर कितना बच गया 60, ठीक है। तो हमें जब तक भाग देना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब मैंने 60 लिया, ठीक है। अब 60 भाग देगा इस डिवाइजर को, 60 भाग देगा इस डिवाइजर को, तो 60 ने 70 को भाग दिया, फिर से रिमाइंडर 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 भाग देगा 60 को, मतलब इस तरह से कहानी चलेगी, जो भी रिमाइंडर आएगा अपने डिवाइजर को भाग करता हुआ चलेगा, एक नया रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। फिर वो नया रिमाइंडर फिर से डिवाइजर को भाग करेगा, देखो ये रहा 10 फिर से 60 को भाग कर रहा है, ठीक है। पर अब की बार जब 10 ने 60 को भाग किया, 10 के 60 पूरा भाग कर दिया, रिमाइंडर 0 आ। तो मतलब जब तक कहानी चलेगी जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जब 0 आ गया रिमाइंडर, तो उससे पहले वाला जो रिमाइंडर था वही उसका जीसीडी होगा। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जो इससे पहले वाला जब रिमाइंडर 0 आया है तो उससे पहला वाला जो रिमाइंडर था वही ऊपर वाले जो सबसे पहले हम ए और बी लेके चले थे उन दोनों का रिमाइंडर होगा। तो देखो ये तो 0 आ गया, 10 ने तो 0 रिमाइंडर दे दिया, तो इससे पहले कौन सा रिमाइंडर था 10, तो इसका मतलब 10 ही जीसीडी होगा 70 और 130 का। तो हम जानते हैं 10 ही जीसीडी है 70 और 130 का, 10 है सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को भाग कर देगा। कर 5 भी सकता है, ठीक है, कर 2 भी सकता है, पर 10 है
जो सबसे बड़ा जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो इन दोनों को भाग कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो ये वाली चीजें हुई भाई, 10 आ गया जीसीडी। तो इसी को मैंने ऐसा लिख रखा है कि ये कहानी ऐसे ही चलती गई कि 2 नंबर ऐसे ही रिमाइंडर आया, उसने डिवाइजर को भाग किया, फिर दूसरा रिमाइंडर आया, उसने डिवाइजर को भाग किया, फिर तीसरा रिमाइंडर आया, उसने डिवाइजर को भाग किया। इस तरह से कहानी चलती रही और मैंने ये कह दिया लास्ट में जाके कि भाई कोई कभी तो रिमाइंडर 0 आएगा, उसका मैंने नाम ले दिया RK+1 रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा जीसीडी कौन होगा? RK जीसीडी होगा। मतलब जब रिमाइंडर 0 आया है उससे पहले, जब हमारा रिमाइंडर 0 आया है उससे पहले वाला जो रिमाइंडर होगा, RK+1 से पहले कौन सा रिमाइंडर रहा होगा? RK रहा होगा। तो RK ही जीसीडी कहलाएगा A और B का। जो ऊपर हम लेके चले थे A और B का जीसीडी कौन कहलाएगा? RK। ठीक है, इसमें RK की वैल्यू है 10, क्योंकि RK+1 इसमें क्या है? 0, ये रहा रिमाइंडर 0। तो RK कौन है यहाँ पे? 10। कोई भी एक और भाग ले लो और उसमें आप करके देखो। कोई ऐसा भाग लेना जो भाग ना जाए, सहज ही है ना, बड़ा सा नंबर ले लेना और उसको फिर से करके देख लेना, आ जाएगा समझ। अब लाइव हो नहीं, अगर आप ये कहते 1-2 और भाग करके दिखा दो तो मैं दिखा भी देता। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा है, हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था, उसको मैं ना थ्योरेटिकली भी प्रूव करवा दे रहा हूँ। जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया उसको थ्योरेटिकली भी देख लो कि क्यों होगा वो 10 ही क्यों है, कि 0 रिमाइंडर आने से पहले वाला जो रिमाइंडर है उसी को जीसीडी क्यों बोला गया है। तो देखो A=BQ+ आ रहा है, तो ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था कि इन दोनों का जीसीडी बराबर होगा इन दोनों के जीसीडी के। ये हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा था। तो ऊपर जो मैं कंडीशन लेके चला था वही कंडीशन ली मैंने यहाँ पे, A=BQ1+R1 ऊपर कंडीशन ली थी। तो इसमें मैंने जीसीडी ऑफ A एंड B बराबर होगा जीसीडी ऑफ B एंड R के, जीसीडी ऑफ A एंड B बराबर होगा जीसीडी ऑफ B एंड R1 के। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन ये बनी थी कि R1 B को डिवाइड करने चला था, तो इस पे भी वही रिजल्ट लगा दो कि जीसीडी B ऑफ R1, B R1 का जीसीडी बराबर होगा R1 R2 के। हो गया। फिर तीसरी कंडीशन ली थी कि R2 डिवाइड करने चला गया था R1 को। ठीक है, मतलब A को इस तरह से चीजें चल रही हैं मेरे दोस्त, ये B है, ये R है, रिमाइंडर R आ गया। ठीक है, अब R1 आ गया, ये R1 भाग कर रहा है किसको मेरे दोस्त? B को, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया R2। अब ये R2 भाग कर रहा है मेरे दोस्त किसको? R1 को। ठीक है, तो यहाँ R3 आएगा। ठीक है, इस तरह से आगे कहानी चलती जा रही है। ठीक है, ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर ये वाला इसको डिवाइड करेगा, ये वाला इसको डिवाइड करेगा। इस तरह से स्टोरी चलती जाएगी जब तक लास्ट में आप हमारा 0 ना आ जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली बात हो गई भाई। देखो, तो डन डन डना डन। तो ऐसे ही कहानी चलती जाएगी, R1 R2 इस तरफ, R1 R2 इस तरफ, R2 R3, फिर R2 R3 R3 R4 R3 R4 R4 R5 R4 R5 R5 R6। ज्यादा हो गया। तो कहानी क्या है? 1 2 2 3 K-1 K+1। ठीक है, इसके बराबर हो गया। तो देखो मेरे दोस्त, अब ये सब आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो पहली वाली जो टर्म है ये लास्ट वाली टर्म के बराबर होगी या नहीं होगी? आपको कहना पड़ेगा सर हाँ, क्योंकि ये सब आपस में बराबर है, तो कोई भी 2 टर्म लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेके चले थे कि RK+1 क्या है? 0 है। हमने RK+1 को रिमाइंडर 0 माना था। तो जीसीडी ऑफ RK एंड 0, जीसीडी ऑफ 2 और 0, जीसीडी ऑफ 5 और 0, 0 क्या आएगा हमेशा? जीसीडी ऑफ A एंड 0 क्या आता है? A। किसी भी नंबर का 0 के साथ जीसीडी वो नंबर खुद होता है। ठीक है, क्योंकि 0 को सब डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो R के आ गया ना जीसीडी, क्या आया है R के लेफ्ट साइड क्या है? जीसीडी ऑफ AB, जीसीडी ऑफ AB किसके बराबर आ गया? R पे। ये मैंने प्रूव कर दिया है। देखो प्रूव करने का कोई फायदा इतना है नहीं, बट फिर भी डाउट रह जाए इसी को क्यों माना हमने, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। एक ऐसे ही भाग लेते हुए चलना, तो आप और कहो तो एक करवा ही देता हूँ यार, है ना।
एक छोटी सी और एग्जांपल ले दूं आपके लिए एल्गोरिथम डिवीजन का, ठीक है। देखो अब कोई भी एग्जांपल मान लो, जैसे 130 है और 50 मान लूं, ठीक है, मान लेते हैं, या कुछ और मान लो, 56 मान लो, थोड़ा बढ़ जाएगा ना। ओके ओके, तो भाई 56 से एक एक पे ना जाए, पहले पिछली बार एक एक पे जा रहे थे ना, तो इसलिए अब की बार दो दो पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो 56 को दो पे गए तो कितना है 112, 56 दूनी 112, तो कितना बचा 18 बचा, ठीक है। अब ये जो 18 है ये किसको डिवाइड करने वाला है, ये 18 56 को डिवाइड करने वाला है, ये 18 किसको डिवाइड करने वाला है 56 को, तो 18 तिये 54, तो रिमाइंडर कितना आया 2। अब ये 2 किसको भाग करने वाला है मेरे दोस्त, 2 भाग करने वाला है 18 को, 2 भाग करने वाला है 18 को, तो ये पूरा भाग चला गया, 2 नहीं 18। तो जीसीडी कौन होगा, जीसीडी वो होगा जब जीरो रिमाइंडर आया उससे पहले वाला रिमाइंडर कौन था, उससे पहले वाला रिमाइंडर कौन था, इससे पहले वाला रिमाइंडर था हमारा 2, तो 2 इसका जीसीडी होगा, ठीक है। ठीक किया है 18, ठीक है 2, हाँ ठीक है ओके। तो इस तरह से हम सारी चीजें कर सकते हैं आगे, ओके। ओके तो भाई ऊपर वाले रिजल्ट वाली चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, अब एक और रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, और अगला रिजल्ट क्या कहता है वो भी देख लीजिए। अगर अगला रिजल्ट ये कहता है कि जीसीडी ऑफ ए एंड बी, GCD of A and B can be represented as integral linear combination of A and B, that is GCD of AB is equal to MA plus NB। मतलब दो नंबर्स के GCD को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, M और N कोई भी इंटीजर है। कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। ऊपर मैंने एक भाग सिखाई थी आपको, एल्गोरिथम सिखाया था ना ऊपर, हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम का एग्जाम्पल दिया था मैंने, उसी एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। देखो 130 है, अब 130 को हम मैंने कैसे लिखा था, 70 एकम 70 प्लस में 60 रिमाइंडर था, तो ये ए था, ये बी था डिवाइजर, ये था रिमाइंडर R1, ठीक है ओके। तो ये क्या आ गया, अब आगे मैंने 60 की वैल्यू, रिमाइंडर 60 को इस तरफ रखा, उसको उस तरफ ले गया, 130 माइनस 1 इंटू 70 बदले तो 70, ठीक है। अब 60 क्या है R1 है, 130 क्या था A था, और 70 क्या है B है, तो R1 की वैल्यू आ गई A माइनस 1 इंटू बी, बोले तो A माइनस बी, R1 की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1, R1 इक्वल टू A माइनस बी। फिर अगला स्टेप क्या था, 60 ने 70 को डिवाइड किया था, ऐसे ही कहानी चली थी ना, 130 था और 70 भाग करना चाह रहा था, तो ये 70 60 रिमाइंडर बचा था, अब 60 ने इस 70 को डिवाइड किया था, ठीक है, तो 10 बचा था, ओके। तो वही स्टोरी हमारी फिर यहाँ से चलिए, तो 60 ने 70 को डिवाइड किया था, तो 70 60 एकम 60 और 10 रिमाइंडर बचा था, तो यहाँ इससे ये रिमाइंडर हमारा R2 है, वो R1 था, R2 किसके बराबर आ गया 70, जो कि हमारा 70 किसके बराबर है, B के बराबर है। 70 क्या लेके चले हैं हम, B लेके चले हैं, 70 को क्या लेके चले हैं B माइनस 1 इंटू 60, 60 क्या लेके चले हैं R1, 60 क्या लेके चले हैं R1 लेके चले हैं, ठीक है। तो R2 बराबर आ गया B माइनस R1, R2 बराबर आ गया B माइनस R1। R1 की वैल्यू क्या है, ये रही, R1 की वैल्यू क्या है A इंटू R1 की वैल्यू है A माइनस B, तो 1 इंटू R1 की वैल्यू है A माइनस B, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, ओके। तो R1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी A माइनस B, तो ये B एज इट इज, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस A और माइनस माइनस प्लस B, एक और एक 2B और माइनस का A, माइनस का A का कोफिशिएंट कौन है -1, B का कोफिशिएंट कौन है 2, तो दीज आर M एंड N, ठीक है। जो मैंने ऊपर कहा था ना कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो भी चीजें हैं BQ प्लस R, तो हम क्या करते हैं, इसको जो डिवीजन एल्गोरिदम है
हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम है, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जीसीडी ऑफ ए बी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर जीसीडी ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं m इंटू ए प्लस n इंटू बी। अब देखो मैंने जीसीडी ऑफ ए बी